Hello students and welcome back to the capsule 2 of acid, bases and salts. In the last capsule we have learned about what are acids and what are bases. हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और आज के कैप्सूल में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि क्या होता है जब आपका एसिड या बेस किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, लाइक कभी मेटल के साथ रिएक्ट करना, कभी वाटर के साथ रिएक्ट करना। तो चलिए एक एक करके इन सभी रिएक्शंस को समझते हैं। सो सबसे पहले आता है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड या रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हमेशा लिबरेट करता है बच्चों हाइड्रोजन गैस। ये हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है और इसी से आप कभी भी बता सकते हो कि मेटल किसी सब्सटेंस एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो दैट सब्सटेंस एक्स इज एसिड हियर। जैसे कि आप देख सकते हो जिंक इज अ मेटल एंड डाइल्यूट H2SO4 इज अ एसिड, वी नो दैट। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे बच्चों तो ZnSO4 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज हाइड्रोजन को इजीली जिंक डिस्प्लेस कर सकता है। इन चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम इज अ मेटल, यहां पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस जो है बच्चों लिबरेट हो रही है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है? जैसे कि हमने चैप्टर 1 के अंदर कवर करा था कि जब भी आपका इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है तो हम कैसे पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक टेस्ट ट्यूब में मैंने जिंक के ग्रैन्युल लिए हैं, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो बच्चों आपको पता है कि जिंक जो है हाइड्रोजन गैस को या फिर हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज इट हैज हाई रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू आपका हाइड्रोजन। तो जैसे ही लिबरेट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से पास होना शुरू होगी एंड विल पास थ्रू दिस सोपी सॉल्यूशन। ये सोपी सॉल्यूशन से जाएगी तो इट विल नॉट सॉल्यूट, इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन सोपी सॉल्यूशन। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगी तो ये बाहर आना शुरू करेगी। एंड इफ यू टेक अ बर्निंग कैंडल नियर दिस तो आप देख पाओगे कि द गैस इज बर्निंग विद अ पॉप साउंड, और जब भी अ गैस विल बर्न इन अ पॉप विद अ पॉप साउंड तो आप बोल सकते हो दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये हमेशा 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 हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। चलिए विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। क्या होगा व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? व्हेनेवर मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज मेटल कार्बोनेट। M2CO3 इज योर मेटल कार्बोनेट वेयर M इज द मेटल। सिमिलरली MHCO3 ये होगा आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं दैट एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जब भी आपका आपका जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो ये एक मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ साथ एक और गैस का लिबरेशन होगा, और यहाँ पर जो गैस बनेगी वो होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज मेटल कार्बोनेट। जैसे ही मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा एसिड तो उसने क्या करा? NaCl बना दिया विच इज अ मेटल सॉल्ट, और साथ में एक गैस रिलीज कर दी H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है और ये इजीली टूट जाएगा H2O और CO2 में। तो हम देख सकते हैं दैट CO2 जो है वो यहाँ पर लिबरेट हुई है। तो दिस इज द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ whenever our acid react with a metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it will always form CO2 गैस। चलिए तो अब बाकी की रिएक्शंस को देख लेते हैं। क्या होगा जब एसिड आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा? तो आप देख सकते हैं दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कौन सा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है? दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। When it react with hydrochloric acid, it will form metal salt, water and carbon dioxide. So this is the same reaction। वही बात होगी, यहाँ पर number of moles of water बढ़ जाएंगे। ये जब हम उसको बैलेंस करेंगे तब हम देख सकते हैं। Similarly, whenever metal hydrogen carbonate when react with sulfuric also, it will form sodium sulfate,
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो रही है, ये कॉमन गैस है। तो हम बोल सकते हैं जब भी एसिड आपका मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, इट विल ऑलवेज लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज हाउ वी हैव टू जज कि क्या ये गिवन सब्सटेंस जो है आपका वो एसिडिक है या नहीं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं दैट दिस इज एसिडिक। ओके बच्चों, नाउ विल जंप ऑन द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हम सभी को पता है, whenever an acid react with a base it forms a salt and a water। तो जब भी एसिड आपका रिएक्ट करता है बेस के साथ, ये बनाता है सॉल्ट साथ में वाटर। तो बस यही होता है। और जो सब्सटेंस बनता है, जो ये सॉल्ट होता है, ये बच्चों होता है न्यूट्रल इन नेचर। दैट मीन्स इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अगर अपन बात करते हैं इसके लिटमस पेपर टेस्ट पे, तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है दिस विल शो नो कलर चेंज। यहाँ अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा लिटमस पेपर। चलिए नाउ हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अच्छा बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखता तो बहुत सिंपल है, बट हमारी लाइफ में या हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस होते हैं। तो चलिए एक एक करके यूजेस देखते हैं। तो हम पहली सबसे चीज़ ये देखते हैं दैट द एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड्स। अगर हमें पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, हमें बेस की क्वांटिटी को बढ़ाना होता है ताकि एसिड और बेस मिलकर रिएक्ट करें और एक न्यूट्रल सॉल्ट बना लें। तो सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है बच्चों अपनी एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करने के काम में आती है। और फॉर दैट थिंग हम क्या करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं, ये जो कि बनी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंडली, अगर हमें किसी चींटी ने या किसी बी ने काट लिया, किसी लाइक मधुमक्खी वगैरह ने काट लिया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उनके जो जब वो बाइट करती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, वो रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से हमें बहुत इरिटेशन होती है। तो अब हम क्या करें, हमारी बॉडी सरफेस पर अगर एसिड की क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो हम यूज़ कर सकते हैं बेस, ताकि वो दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल चीज़ बना लें, न्यूट्रल सॉल्ट बना लें, और हम जितना भी हमें दर्द हो रहा है या हमें जलन हो रही है उससे हम मुक्त हो जाएं। तो बस यही काम करती है ये भी। हम क्या करते हैं, सोप जो कि होता है बेस, जो कि बना होता है NaOH सॉल्यूशन से, जो कि एक एल्कली है, तो वो क्या होगा बच्चों, ये आपका जो बी ने जो काटा है और वो एसिड और सोप जो है वो बेस, दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, एक न्यूट्रल सॉल्ट। ऐसे ही जो वेल्व स्प्रिंग होती है उसको भी अपन इसी से ट्रीट कर सकते हैं। और जो फार्मर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात करी थी कैप्सूल 1 के, जब भी आपकी जो सॉइल होती है अगर उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, हम सभी को पता है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एसिड ड्रेन हो रही है। एसिड ड्रेन हो रही है तो क्या होता है, जो लैंड्स हैं, लैंड्स तो वहीं पर रहेंगे, तो उनके ऊपर जब भी बहुत सारा अमाउंट ऑफ एसिड ड्रेन आती है तो उससे क्या होता है, उसकी सॉइल की, जो लैंड है उसकी सॉइल की जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उससे जो लैंड है आपका वो फर्टाइल नहीं रह पाता। तो उसी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, विच एक्ट एज अ बेस। तो एसिड की क्वांटिटी को वापस से न्यूट्रलाइज कर देता है आपका बेस, और यहाँ पर वो वापस से न्यूट्रल हो सकती है या हो जाती है। चलिए, सो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, या सॉरी एसिड के साथ, तो क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था वैसे ही ये वाला भी होने वाला है। जब भी आपका मेटल ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ये सॉल्ट और वाटर ही बनाने वाला है। तो बच्चों आपको ये चीज़ याद शायद नहीं होगी कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे पता लगाएं, जैसे कि मैंने बात करी Na2O, मेटल ऑक्साइड, ये Na इज योर सोडियम, सोडियम इज अ मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड दैट इज मेटल ऑक्साइड। अब हमें अगर पता लगाना है कि ये किस तरह का नेचर शो करता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दोगे तो आपको पता है इट विल फॉर्म NaOH। NaOH इज योर बेस, तो ये बेसिक नेचर शो करेगा।
तो हमें नोट्स कॉपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डाल देना है दैट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अगर ये बेसिक नेचर का है, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिडिक है, ये बेस है, तो यहाँ पर भी तो बच्चों वही होगा। व्हेनेवर अ बेस रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये आप बोल सकते हो क्यूपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना लेगा क्यूप्रिक सल्फेट, साथ में वाटर रिलीज कर देगा। तो ये सारे जो रिएक्शंस के टाइप्स हैं ये बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन की तरह ही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट एंड वाटर ही होने वाला है। नाउ यहाँ पर हम फोर्थ टाइप की रिएक्शन में देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स विद एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इट गिव्स अ रिस्पेक्टिव सॉल्ट, रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट मिलने वाला है, साथ में यहाँ पर होगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, SO2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है। कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सल्फाइड्स में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो बहुत ही सिंपल हो गया दैट calcium sulfate when react with calcium sulfide when react with hydrochloric acid, it will form calcium chloride, water and sulfur dioxide is released। तो यहाँ पर जो गैस रिलीज हुई है बच्चों वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें याद हो जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बायसल्फाइड हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोडियम बायसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन को देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड। अभी तक हमने सल्फाइड से या बायसल्फाइड से देखा था, अब मेटल सल्फाइड से होगा। तो तब बच्चों तब भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिलीज होगी, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है H2S गैस जो होती है वो रिलीज हो जाएगी। अगर सल्फाइड है, बायसल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, और अगर कोई मेटल सल्फाइड है तो आपका कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चेक कर सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, FeS, दैट इज मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 that is your sulfuric acid, it will form ferrous sulfate and H2S gas is liberated। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इनके नाम में ही सब चीज़ें छुपी हुई हैं। आपको बस एक टेबुलर फॉर्म बनानी है, इनके नाम से ही आप बता सकते हो दैट व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग, या फिर यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की। हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट इसकी एक कंडीशन होती है कि एसिड तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा जब तक वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल HCl जो है बच्चों, ये क्या करेगा, वाटर में जैसे ही जाएगा तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। नाउ हम कह सकते हैं कि ये जो H+ आया है ये एक फ्री आयन है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हेल्प करेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होना शुरू हो जाएगी। बट ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये जो H+ आया है इसी से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है बच्चों, पहले हम देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन इज अ कॉमन मेटल टू ऑल एसिड। जैसे कि हम जानते हैं HCl हो गया, इसने भी H+ रिलीज करा, H2SO4 हो गया, इसने भी क्या करा, H+ रिलीज करा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं HNO3, तो बच्चों ये भी क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कार्बोनिक एसिड की, विच इज अ वीक एसिड, ये भी H+ ही तो रिलीज करेगा। तो यहां हम देख सकते हैं H+, 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 H+। तो यहां पर H+ कॉमन है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस, हर एक हाइड्रोजन आयन, हर एक एसिड जो होता है, हर हाइड्रोजन आयन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। चलिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय आयंस, ऑल एसिड्स हैव आयन। अब सारे एसिड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने के लिए हमारे पास आयंस होना चाहिए, और हर एक एसिड के पास आयन प्रेजेंट है।
तो हम बोल सकते हैं एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन होती है। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हीनियस। ये आप क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उनके हिसाब से एसिड क्या था, एसिड एक ऐसे सब्सटेंस थे जो H+ प्रोवाइड करता था, जो कि हम अभी पढ़ के भी आए। बट उन्होंने ये बोला कि एसिड जो होता है वो H+ से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका रह पाना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है H+ आयन। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन आयन आर फॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन जो H+ बना, कि जब मैंने एसिड को वाटर में डाला तभी हाइड्रोजन आयन बना। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ विद वाटर मॉलिक्यूल। जो H+ आयन है वो कभी भी अकेला नहीं मिल पाता, बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू पुट एसिड इन वाटर, तो बच्चों होता क्या है, HCl हमें पता है कि जब ये वाटर में जाएगा तो ये ब्रेक होगा H+ और Cl- में। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ये बोल रहे हैं कि H+ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है अकेला, तो ये H+ जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, और ये बना लेगा बच्चों आपका H3O+ आयन, दैट इज योर हाइड्रोनियम आयन। नाउ दिस हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, तो अब अरीनियस के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, उन्होंने क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू अरीनियस theory, acids are substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion। तो अकॉर्डिंग टू अरीनियस उन्होंने भी यही बात बोली थी जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which when dissolved in water they provide H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक अब आपको ये शायद बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज अरीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स। हमें एसिड्स के बारे में जानना है, कैसे पता लगाएं कि जो एसिड हमें प्रोवाइडेड है वेदर इट इज अ वीक एसिड और अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों, सिंपल सी बात अगर मैं आपको करूं, द एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखते हैं HCl, जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है H+ आयन में और Cl- आयन में ब्रेक हो जाता है। नाउ ये HCl जो है कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है H+ आयन में और Cl- आयन में। देयर इज नो H+ रिमेनिंग दिस साइड, यहां पर कोई हाइड्रोजन या क्लोरीन नहीं बचा है। या फिर हम कैसे पहचाने, जब भी आपका एक सिंगल फॉरवर्डेड एरो अगर दिख रहा है शोइंग द हेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे यहां पर बस एक सिंगल ये जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो रही है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि HCl कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते वाटर में जाके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेता हूं एसिटिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, वी नो CH3COOH। बच्चों आपने कभी गौर करा होगा तो कुछ इस टाइप का एसिड बना, इस टाइप का एरो बना होता है इसमें कि लाइक ये H+ में एंड CH3COO- में ब्रेक होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है दैट द नंबर ऑफ H+ आयन ओवर द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H+ आयन इन द रिएक्टेंट साइड। मतलब कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो चुका है। पहले तो ये डिसोसिएट हो रहा था, एक पॉइंट ऐसा आता है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हेयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हेयर। तो इसीलिए इस तरह के एसिड्स को वीक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है और ये रिवर्सिबल होता है। मतलब कि नंबर ऑफ आयंस इधर भी इतने हैं और इधर भी इतने हैं। सिमिलरली अगर अपन और दूसरे एसिड्स की बात करें, जैसे H2SO4 विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें पता है कैसे टूटेगा H+ में और साथ में SO4 2- में, तो ये कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है। तो आई थिंक ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स। हमने अभी तक बहुत सी बार देखा होगा कि when we are adding concentrated H2SO4 या dilute H2SO4, dilute HCl, concentrated HCl, तो what does that term mean?
क्या होता है इनका मतलब, ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूटेड क्या होता है। बच्चों क्या होता है, अगर सपोज करो आपके एसिड के अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम या ना के बराबर है, तो इस तरह के एसिड को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जस्ट बिकॉज यहां पर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, द एसिड इन विच एसिड की क्वांटिटी कम होती है एंड वाटर की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जहां पर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। यहां पर एसिड का काम तो वही है, बट यहां पर उसकी पावर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसीलिए हम बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं इजीली। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए थोड़ा सा वो डेंजरस होता है। चलिए, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज कैप्सूल। हम नेक्स्ट कैप्सूल में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, या मतलब हम देखेंगे कि कैसे केमिकली बेसिस रिएक्ट करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक मेटल से, बायसल्फाइड से, सल्फाइड से। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल में। बाय बाय।